नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल स्टिकोड चैनल पर। आज हम इतिहास का तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इतिहास का पहला और दूसरा टेस्ट हम लोग कर चुके हैं और वो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है इतिहास के पूरे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। तीनों टेस्ट जो है हम लगा चुके होंगे और लगभग 100 क्वेश्चंस प्रत्येक टेस्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे इतिहास तीसरे टेस्ट लगाने के बाद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो है 1931 में, जो 29 मार्च 1931 में हुआ था कराची में कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की जो है पुष्टि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने जो है भारत छोड़ो नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो नारा समाजवादी नेता और मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वर्ष 1939 में हुई थी। और आंसर पढ़ लेते हैं इसका। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो त्रिपुरी संकट क्या था? एक तो इसमें क्या था, जो है सुभाष चंद्र बोस और इनके जो है विरोधी में जो है पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है चुनाव होना था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो एक जो है एक तरफा चुनाव जीते थे इसमें। ठीक है, उनके विरोध में एक भी जो है मत नहीं पड़ा था। तो इस बात को लेकर जो है गांधी जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। इसी कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर अपनी जो है अलग पार्टी गठन की, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 के संदर्भ में सत्याग्रहियों की रणनीति यह थी कि वे युद्ध विरोधी भाषण देने के बाद यदि गिरफ्तार नहीं किए जाते तो वे राजधानी की ओर मार्च करते थे। इस रणनीति के कारण इस अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो कि 1940 से 41 के दौरान सत्याग्रही युद्ध विरोधी भाषण देने के बाद गिरफ्तारी देते थे। यदि उन्हें भाषण के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता था तो वे राजधानी की ओर मार्च करते थे, जिस कारण इस अभियान को दिल्ली चलो अभियान भी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन व्यवस्था में क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो 1935 का जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर स्वायत्तता दी गई और केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जस्ट उल्टा हुआ था। 1919 में जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था और प्रांतों में जो है स्वायत्तता प्राप्त थी। जबकि 1935 के एक्ट में उल्टा हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और फिर जो द्वैध शासन जो है केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, वहां द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और इसके विपरीत केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, और द्वैध शासन के अंतर्गत जो है हम हस्तांतरित और गैर हस्तांतरित दो भागों में हम जो है शासन को बांट देते थे। ये सब आप एक्ट में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था, इसके प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। तो ये तो कथन गलत हो जाएगा, इसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नहीं रखा था, जो कि 1942 में आया था। और दूसरा कथन कह रहा है कि इसने युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जिसमें केवल भारतीय शामिल होंगे। हाँ, ये कथन सही है, इसने ऐसा प्रस्ताव रखा था, जिसका आंसर हो जाएगा केवल दो। आंसर पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता का। एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसमें केवल भारतीय ही शामिल होंगे। ये सही है बात। अगला क्वेश्चन। गोल में सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये कथन जो है एकदम सही है। पहला और तीसरा जो गोल में सम्मेलन हुआ था, पहला कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, और दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा हुआ था 1932 में। तो कह रहा है कि कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने जो है पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ये कथन भी एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रमुख प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने शुरुआत में अलग पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया और एकजुट भारत का प्रस्ताव रखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसने जो है अलग पाकिस्तान की मांग जो थी मुस्लिम लीग की उसको ठुकरा दिया था और एकजुट भारत का प्रस्ताव रखा था। ये कथन एकदम सही है। उसके बाद कह रहा है कि इसने एक शक्तिशाली केंद्र सरकार का प्रस्ताव रखा जिसके पास सभी अवशिष्ट शक्तियां होंगी। ये गलत कथन कह रहा है। इसने जो है कमजोर केंद्र का प्रस्ताव रखा था, है ना, कमजोर केंद्र का प्रस्ताव रखा था। और जो प्रांत थे उनको जो है स्वायत्तता ज्यादा प्रदान की थी। कुल मिला के बात यह है कि अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो प्रांतों को प्रदान की गई थी। और अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जो कुछ भी शक्तियां केंद्र को डिफाइन कर दी गई, उसके अलावा जो और शक्तियां बचती हैं वो सारी की सारी अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, वो सब प्रांतों को दी गई थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि इसके तहत रक्षा, विदेशी मामले और संचार एक कमजोर केंद्र सरकार द्वारा संभाले जाने थे। ये कथन एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक और दो, एक और तीन। कैबिनेट मिशन ने एक कमजोर केंद्र सरकार का प्रस्ताव रखा था जिसके पास रक्षा, विदेशी मामले और जो है संचार के अधिकार होंगे। सभी अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स और पूर्ण स्वायत्तता प्रांतों को दी जानी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ये कथन एकदम सही है। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सामुदायिक सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है पृथक निर्वाचक मंडल को शामिल किया था, इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। तो ये कथन एकदम सही है और पहला कथन जो रीजन जो है वो भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी, जिसे गांधी जी ने हिंदू समाज को बांटने और राष्ट्रवाद पर हमला माना था। इसी के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों और उनके क्षेत्रों या नेताओं का सही मिलान कीजिए। एक तरफ जो है स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित नेता दिए गए हैं कि कहां कहां जो है समानांतर सरकार स्टार्ट हुई थी। तो बलिया जो है, बलिया में चित्तू पांडे की सरकार थी, समानांतर सरकार, बहुत ही फेमस थे ये। और तामलुक जो है बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर जो है जातीय सरकार बनाई थी विद्युत वाहिनी की तरफ से। और अगर सतारा की बात करें तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ जाता है, यहाँ जो है नाना पाटिल ने सरकार बनाई थी। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार बनी थी और मिदनापुर के तामलुक में जातीय सरकार विद्युत वाहिनी बनी। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रति सरकार स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो के संचालन में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसने ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊषा मेहता। ऊषा मेहता जी ने जो है कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। तो आंसर पढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब मुख्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब ऊषा मेहता और उनकी टीम ने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो या फ्रीडम रेडियो का संचालन किया ताकि ब्रिटिश सेंसरशिप से बचा जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छी ऊषा मेहता के ऊपर जो है एक अच्छी सीरीज भी बनी थी, प्राइम वीडियो पे शायद आई थी, और इसका किरदार निभाया था सारा अली खान ने। आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान असम में छात्रों की भागीदारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा सर्कुलर जारी किया गया था? तो ये तो अभी हम दो टेस्ट करते चले आ रहे हैं और उसमें भी हमने पढ़ा था कि कनिंघम सर्कुलर जो है जारी किया गया था और जो है छात्रों से अपील की गई थी कि वो जो है आंदोलन में हिस्सा ना लें। ठीक है। तो छात्रों ने क्या किया, इसी कनिंघम सर्कुलर का ही विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में ये निकला था। असम में कनिंघम सर्कुलर का कड़ा विरोध हुआ था और इस सर्कुलर के तहत छात्रों और उनके माता पिता से आंदोलन में भाग न लेने और अच्छे व्यवहार का आश्वासन मांगा गया था। इस सर्कुलर में ऐसी बात कही गई थी। तो छात्रों ने जो है इस सर्कुलर का ही विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने जो है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी बर्लिन में।
ठीक है, कहाँ की थी? बर्लिन जर्मनी में। ठीक, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी बर्लिन में 1941 में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अगस्त प्रस्ताव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका मुख्य रूप से विरोध क्यों किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें युद्ध उपरांत जो है संविधान सभा में मुख्य रूप से भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी, न कि पूरी तरह से भारतीयों को। इन्होंने जो है मुख्य रूप से शब्द इस्तेमाल किया था, इस वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। आंसर पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि युद्ध के बाद बनने वाली संविधान सभा में मुख्य रूप से भारतीय होंगे, और कांग्रेस ने इस मेनली शब्द पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि उनकी मांग थी कि संविधान सभा पूरी तरह से इंटायरली भारतीयों द्वारा बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, जो कि 1944 में आया था। ठीक है, इसके तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या मुख्य प्रस्ताव दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करे और युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह, जो कि प्लेबिसाइड कराया जाएगा, इसके माध्यम से अलगाव का निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा जो है राजगोपालाचारी फॉर्मूला में कहा गया था। हालांकि इसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, वो अलग बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर पढ़ते हैं। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि 1944 में आया था, इसका मुख्य प्रस्ताव यह था कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सभी मतदाताओं का एक जनमत संग्रह यह तय करेगा कि उन्हें अलग होना है या नहीं। हालांकि जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह ये कब हुआ था? 1946 में। तो पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1946 में। इसके संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के नाविकों द्वारा नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में शुरू हुआ था। तो ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरदार पटेल और मुस्लिम लीग जिन्ना दोनों ने इस विद्रोह का पुरजोर समर्थन किया था और नाविकों से सशस्त्र संघर्ष जारी करने का जो है आह्वान किया था। तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो है ना तो कांग्रेस ने कहा था और ना ही मुस्लिम लीग ने कहा था कि आप सशस्त्र संघर्ष जारी रखिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल दो। आंसर पढ़ते हैं। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के कारण जो है विद्रोह शुरू हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने नाविकों को सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के बजाय आत्मसमर्पण सरेंडर करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो ये कथन एकदम सही है। HMIS तलवार क्या था? एक जो है जहाज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि गुजरात के धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर हुए अहिंसक छापे का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिक लाल ने किया था। ये कथन एकदम सही है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकारों ने आंदोलन किया था, जहां गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये कथन भी एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। दोनों कथन बिल्कुल सही है। धरसाना में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिक लाल ने नेतृत्व किया था, और जहां बैब मिलर ने ब्रिटिश बर्बरता को कवर किया, वहीं NWFP में गफ्फार खान के रेड शर्ट्स, इन्हें बोलते थे लाल कुर्ती, जो दल था, और इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खां पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कथन एकदम सही है। मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खान को इस सरकार में वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। ये कथन भी एकदम सही है। जो लियाकत अली खान थे, इनको जो है फाइनेंस का जो विभाग है वो संभालने को दिया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने 2 सितंबर 1946 को शुरुआत से ही इस अंतरिम सरकार में भाग लिया था और सरकार गठन का बहिष्कार नहीं किया था। ये कथन गलत हो जाता है। पहले तो जो है मुस्लिम लीग ने बहुत ही उससे जो है मन्नतें की गई, तब जाके वो इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। और दूसरी बात, जब ये शामिल हुई थी तो उसके बाद सदन में ये बहुत हंगामा करते थे, कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने देते थे, और इतना ज्यादा जो है बहस करते थे कि किसी एक मुद्दे पर सहमति ही नहीं बन पाती थी। तो ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो।
सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और लियाकत अली खान ने वित्त मंत्रालय जो है संभाला था। और आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने शुरुआत 2 सितंबर में सरकार का बहिष्कार किया था। तो शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और बाद में 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, इस दौरान महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में नागरिक प्रशासन कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से ठप हो गया था और प्रदर्शनकारियों को शहर पर नियंत्रण कर लिया था। कारण कह रहा है कि महाराष्ट्र महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सोलापुर के कपड़ा मिल मजदूरों और निवासियों ने रेलवे स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों, नगर निगम की इमारतों जैसे ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर भीषण हमले हमले किए थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आंसर पढ़ते हैं। लिखा है कि सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद मिल मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन किए थे और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए, जिससे कुछ समय के लिए ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह ढह गया और मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1945 से 46 के आजाद हिंद फौज के लाल किला मुकदमों और उससे जुड़ी बचाव समिति के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मिलान करने के लिए दिया गया है, कथन नहीं है। तो एक तरफ जो है अ, जो आईएनए, अच्छा आईएनए जो बचाव समिति के प्रमुख वकील कौन थे ये पूछ रहा है। तो प्रमुख वकील इसके थे भूलाभाई देसाई। बाकी जो है अभियुक्त थे 3 लोग। ठीक है ना, 3 अभियुक्त पूछे गए हैं। अभियुक्त का मतलब है एक्यूज्ड, कौन दोषी था। तो हिंदू अधिकारी जो थे अभियुक्त वो थे प्रेम सहगल, और मुस्लिम की बात की जाए तो वो थे शहनवाज खान, और सिख की बात की जाए तो वो थे गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने मिला ही लिया होगा। ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ए का तीसरा यहाँ यहाँ, और बी का क्या हो जाएगा, पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसर पढ़ लेते हैं। आईएनए मुकदमा जो कि 1945 से 46 के दौरान हुआ था, जो अभी हम पढ़ के आए थे ना, एच एम आई एस जो तलवार नाम का एक जहाज था, वहां पर जो विद्रोह हुआ था, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह जैसे बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। तो उसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने 3 अधिकारियों को, कौन कौन से था, जो प्रेम सहगल थे हिंदू, शहनवाज खान थे मुस्लिम, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे सिख, इन पर मुकदमा चलाया था। और आईएनए बचाव समिति का जो नेतृत्व किया था वो किया था भूलाभाई देसाई ने, तेज बहादुर सप्रू ने और जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इन लोगों ने वकील का जो है किरदार निभाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए किस तिथि तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 जून 1948 तक जो है उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत से लोग तो जो है इसे 1947 से जो है कंपेयर करेंगे, क्योंकि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 में ही मिली थी। तो काफ़ी लोग जो है इसको ए लगाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 30 जून 1948 तक जो है उन्होंने सत्ता को हस्तांतरण करने का निर्णय लिया था। हालांकि इससे पहले ही वो देश छोड़ के चले गए थे। ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरित कर भारत छोड़ देगी। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था के प्रावधानों के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। आंसर सी हो जाएगा, 147 कर दी गई थी। तो पूना पैक्ट जो है हुआ कब था, पहला क्वेश्चन, वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1928 में डोमिनियन स्टेटस के विचार का विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता लीग की मांग को आगे बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना मुख्य रूप से किन 2 नेताओं ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों ने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, और इसके द्वारा एक सुझाव दिया गया था डोमेनियन स्टेटस का। हालांकि इसका जो है इन्होंने विरोध किया था, और विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। और आपको पता हो कि जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है, इसको लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, यहाँ पारित भी किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर सितंबर 1939 में वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के संदर्भ में किस गुट नेता ने इस युद्ध को एक साम्राज्यवादी युद्ध मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय संकट का लाभ उठाकर तत्काल जन आंदोलन शुरू करने की वकालत की थी। तो
इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस और जो समाजवादी नेता थे वो आगे थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसका प्रयोग हमें ब्रिटिश हुकूमत को गिराने के लिए करना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी जैसे जो नेता थे उन्होंने इसे नैतिक रूप से सही नहीं माना था, तो वो इसके जो है खिलाफ थे। आंसर पढ़ते हैं। सितंबर 1939 में वर्धा में बैठक के दौरान सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है जो औपनिवेशिक संपत्ति के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए भारत को इस संकट का लाभ उठाकर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तत्काल जन आंदोलन का शुरू करना चाहिए। आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन के विफल होने का मूल कारण क्या था? तो आंसर पढ़ते हैं इसका। आंसर है सी, मुस्लिम लीग की यह जिद थी कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है और मुस्लिमों से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर उसे वीटो करने का अधिकार हो। दरअसल हुआ ये था कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था और ये बेबिल जो योजना आई थी 1945 में, उसी के तहत जो है बुलाया गया था ये सम्मेलन। तो उसमें एक तरफ से कांग्रेस समिति गई थी और दूसरी तरफ से जो है मुस्लिम लीग गई थी। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने वहां कांग्रेस समिति में कुछ मुस्लिमों को भी देखा, तो इससे जो है वो बौखला गए और उनका मानना था कि कोई भी मुस्लिम सदस्य किसी दूसरी पार्टी से हो ही नहीं सकता है, ये उनका मानना था। उनका ये मानना था कि मुसलमानों की एकमात्र जो पार्टी है और एकमात्र जो प्रतिनिधि है वो मुस्लिम लीग ही है। तो इसी मुद्दे पर बहस हुई और कुल मिला के जो है उन्होंने बेवेल योजना को खारिज कर दिया। तो बेवेल योजना पर विचार करने हेतु बुलाए गए शिमला सम्मेलन 1945 की विफलता का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग, जो कि जिन्ना नेतृत्व कर रहे थे, कि यह जिद थी कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है और कार्यकारी परिषद में मुसलमानों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर उसे वीटो की शक्ति चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम के सिलहट जिले में उनके भविष्य का निर्णय करने के लिए जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। यह कथन एकदम सही है, ऐसा माउंटबेटन योजना में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दोनों डोमिनियन की नवगठित संविधान सभाओं को नए संविधान बनाने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने की सर्वोच्च शक्ति दी थी। ये कथन भी एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। दोनों कथन सत्य हैं। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आई थी, इसने जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराने का प्रावधान था। वहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभाओं को ब्रिटिश कानूनों स्वयं इस अधिनियम सहित को निरस्त करने और नए संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति दी थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में भू राजस्व और सैन्य व प्रशासनिक खर्चों में 50% की कटौती शामिल था। ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के बड़े जमींदारों ने व्यापक रूप से कर न अदायगी अभियानों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया था। ये कथन गलत हो जाएगा। जो देश के बड़े जमींदार थे वो इस आंदोलन से दूर ही रहे थे, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई जो है कर न अदायगी जैसे किसी भी अभियान का हिस्सा नहीं बने थे और ना ही उन्होंने जो है इसका समर्थन किया था। तो इसका आंसर कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, केवल दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े जमींदारों ने आमतौर पर आंदोलन का समर्थन नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके हितों के खिलाफ जाने वाले नो रेंट कर न अदायगी अभियानों से बचने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये तो गलत कथन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, अगला कथन, आजाद हिंद फौज की पूर्णतः महिला लड़ाकू इकाई रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व तो कैप्टन अरुणा आसफ अली ने किया था। ये कथन भी गलत हो जाएगा। अरुणा आसफ अली ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। आगे कह रहा है कि नवंबर 1943 में जापानी सेना द्वारा आईएनए को सौंपे जाने के बाद अंडमान
और निकोबार द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा गया था। ये कथन भी गलत हो जाएगा। अंडमान जो द्वीप था उसका नाम रखा गया था शहीद द्वीप, और जो निकोबार द्वीप था इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर पढ़ते हैं। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि सैगल थे उन्होंने किया था। और अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कथन एकदम सही है। रीजन कह रहा है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग की एक अलग और संप्रभु पाकिस्तान राज्य की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। तो कैबिनेट मिशन योजना में ऐसी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना का एक मुख्य बिंदु आप याद रखिए हमेशा कि कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को कभी स्वीकार ही नहीं किया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए सही है और आर गलत है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारत को एकजुट रखने के लिए उद्देश्य से मुस्लिम लीग की संप्रभु पाकिस्तान की मांग को शुरुआत में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था, जिसके विरोध में लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे का रास्ता अपनाया था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो 1946 का कैबिनेट मिशन था इसने जो है कमजोर केंद्र की सिफारिश भी की थी, है ना। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो अवशिष्ट शक्तियां थी इसने कहा था कि ये प्रांतों को प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है केंद्र ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब कुछ निश्चित शक्तियां किसी एक को दी जाती हैं तो जो बची हुई शक्तियां होती हैं वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, और बची हुई शक्तियां कुछ भी हो सकती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जिसके अधिकार निश्चित कर दिए गए वो जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और जिसके अधिकार निश्चित ही नहीं किए गए तो फिर तो वो कोई भी अधिकार का प्रयोग कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो जो है प्रांतों में निहित कर जाने की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए तीन जो पुस्तकें हैं वो तो बहुत फेमस है। द इंडियन स्ट्रगल ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वहीं जो लाइफ डिवाइन है ये लिखी थी अरविंदो घोष ने। और इंडिया डिवाइडेड जो है ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बची हुई एक जो है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये लिखी थी एम के गांधी ने। तो मिलान करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आंसर पढ़ते, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष ने लिखी थी, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जो है एम के गांधी ने लिखी थी, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा तीसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो जो है तीसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? ब्रह्मदत्त जी को चुना गया था, और ये जो है ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया था। तो आंसर इसका देखते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे, दूसरे के रूप में जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त जी को चुना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले की बात की जाए तो आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत उस प्रारंभिक योजना को क्या कहा जाता था जिसमें अलग अलग प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने और उन्हें जन्म संग्रह द्वारा स्वतंत्र रहने या विभाजित होने का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले जो प्लान दिया था उस प्लान का नाम था प्लान बाल्कन। ठीक है, और बाल्कन का मतलब होता है छोटे छोटे प्रदेश। अगर आप अच्छे से जानना चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बाल्कन प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ जो है बाल्कन प्रायद्वीप एक भी है एक। तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो है देश हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरह के देश। तो उसी के रूप में जो है प्लान बाल्कन लेके आए थे कि जो भारत का नक्शा है उसमें छोटे छोटे देश हो जाएंगे अगर सबको स्वायत्तता दी जाएगी अलग अलग प्रांतों को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लान बाल्कन। आंसर पढ़ते हैं। माउंटबेटन की शुरुआती योजना का नाम था प्लान बाल्कन, जिसमें प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने और बंगाल
पंजाब को विभाजन या स्वतंत्र रहने का विकल्प देने का प्रावधान था, जिससे बाल्कनाइजेशन का खतरा था। बाद में इसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना से बदल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। बहुत ही फेमस था ये। तिरुचिरापल्ली से जो वेदारण्यम तक जिसने नमक मार्च निकाला था, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। आंसर पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को तोड़ने के लिए सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर वेदारण्यम तक एक महत्वपूर्ण नमक मार्च का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन। 1945 के देसाई लियाकत समझौते में अंतरिम सरकार के गठन में क्या प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समान संख्या में सदस्यों और अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। तो पहला तो ये ध्यान रखना कि देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समानता वाली अंतरिम सरकार बनाना था। इसमें केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग के समान सदस्य और अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन। वेवेल योजना 1945 में जो आई थी, इसके तहत प्रस्तावित नई कार्यकारी परिषद की क्या प्रमुख विशेषता थी? तो इसका सीधा आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा बी। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कौन? दो लोग थे। कौन कौन? एक तो गवर्नर जनरल था और कमांडर इन चीफ था। को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ऐसा जो है बेवेल योजना में कहा गया था। तो बेवेल योजना 1945 में आई थी। 1944 भी कहीं कहीं मिल जाता है, हालांकि आप याद रखिएगा 1945 के तहत पुनर्गठित कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने थे। इसके अलावा सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1941 में वे जियाउद्दीन के छद्म नाम से कलकत्ता से भागकर पेशावर पहुंचे थे, जिसमें भगत राम ने उनकी मदद की थी। तो ये कथन एकदम सही है। उन्होंने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नहीं की थी। ये स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर पढ़ते हैं। बोस 1941 में भगत राम की मदद से जियाउद्दीन के छद्म नाम से पेशावर पहुंचे थे। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी, जो कि 1919 में गठित की गई थी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। सर चिमनलाल एच सीतलवाड़, दूसरा पंडित जगन नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही अपने अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया था। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों। दोनों कथन सत्य हैं। हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खां। ये हंटर कमेटी जो है अंग्रेजों की तरफ से बनाई गई थी। साथ ही समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए जो क्षतिपूर्ति अधिनियम था, उसको पारित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का सबसे पहला विचार 1895 के स्वराज विधेयक में निहित था, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। कथन एकदम सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को 389 सदस्यीय निकाय के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो ये कथन भी एकदम सही है। जो है संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इसी रूप में इसको प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में आई थी। ठीक है, अगला कथन कह रहा है दिसंबर 1946 में अपने गठन के समय संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु संस्था थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। हमारा देश ही 1947 में आजाद हुआ और फिर उसके बाद 1950 में संविधान जो है लागू हुआ। तो दिसंबर 1946 में कैसे संप्रभु संस्था बन जाएगी? तो ये कथन गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया था। आंसर पढ़ते हैं।
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में था और कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों का प्रस्ताव दिया था। कथन 3 गलत है क्योंकि एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। गठन के समय यह संप्रभु संस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्य पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था पूर्ण रूप से असफल रहा और महात्मा गांधी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। महात्मा गांधी खाली हाथ जरूर आए थे और उन्होंने बोला भी था कि मैंने अपने देश की जनता को बट्टे पर नहीं लगने दिया था। ठीक है, ऐसा उन्होंने कथन उनका था, मैंने ये कहीं पढ़ा था। रीजन कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे जो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। ये कथन भी सही है और दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आंसर पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से सांप्रदायिक मुद्दों, विशेषकर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग के कारण विफल रहा था जो गांधी जी को मंजूर नहीं था। और इसी के बाद 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी के बाद 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इसी के विरोध में 1932 में ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया और इसी के परिणाम स्वरूप 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जिसमें जो है दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठा रहे थे अम्बेडकर जी, उसको फिर जो है मना कर दिया था, निरस्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद जो है उनके लिए सीटें रिजर्व की गई थी केंद्रीय विधानमंडल में। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और उनके नेतृत्वकर्ताओं या गतिविधियों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र या गतिविधि दी गई है। तो देखिए, जो के कलप्पन थे, इसमें दो तीन तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो खान अब्दुल जो गफ्फार खान है, इस बार लेखपाल में भी इनसे जो है क्वेश्चन बना था और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसको जो है गलत कर दिया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है वो खुदाई खिदमतगार कहलाते थे और लाल कुर्ती जो दल था इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। सूर्यसेन की बात करते हैं तो सूर्यसेन जो है बंगाल से संबंधित थे। इनको जो है मास्टर दा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं और बंगाल में ही चटगांव है तो चटगांव शस्त्रागार छापा जो है इनके नेतृत्व में हुआ था। तो सी का क्या हो जाएगा, तीसरा, और बी का हो जाएगा चौथा। तो बी का चौथा और सी का तीसरा, और यहाँ पे है और कहाँ, यहाँ है। और अगर के कलप्पन की बात करें तो इन्होंने जो है कालीकट से पय पय्यानूर तक नमक मार्च निकाला था। तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, पहला। आंसर पढ़ते हैं। कलप्पन, के कलप्पन जो कि केरल गांधी के नाम से भी इन्हें जानते हैं, इन्होंने कालीकट से पय्यानूर तक मार्च किया था। और वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूरसेन जो कि बंगाल से संबंधित थे, इनको मास्टर दा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था इन्होंने। वहीं पी कृष्ण पिल्लई ने कालीकट समुद्र तट पर एक राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की थी और लाठीचार्ज का सामना भी किया था इसी मुद्दे को लेकर। अगला क्वेश्चन, 14 अप्रैल 1944 को कर्नल मलिक के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के बहादुर समूह ने भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार किस स्थान पर अपना झंडा फहराया था। तो आंसर हो जाएगा मोइरांग, मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो मणिपुर में इन्होंने जो है पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल मलिक के नेतृत्व में आईएनए के बहादुर समूह ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार भारतीय मुख्य भूमि पर झंडा फहराया था और यहीं पर आज आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की विचारधारा के संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई थी में राम राज्य की किस रूप में परिभाषित किया था। जो राम राज्य की अवधारणा है महात्मा गांधी जी की, उसके बारे में पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी का मानना था जो राम राज्य ऐसा राज्य होता है जहाँ कोई भी पुलिस, कोई भी सरकार, कुछ भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो जनता के लोग हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड होने चाहिए, स्व विनियमित होने चाहिए और खुद से ही इतने आत्म अनुशासित हों कि उन्हें किसी भी सरकार की जरूरत ना पड़े। ये उनका मानना था। तो नैतिक रूप से जो है उन्होंने सामाजिक अवधारणा दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। एक राज्य विहीन समाज जहां समाज नैतिक अधिकार द्वारा इतना स्वविनियमित हो कि औपचारिक सरकारी संस्थाएं अप्रचलित हो जाएं या उनकी जरूरत ही ना पड़े। आंसर पढ़ते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में राम राज्य को एक परफेक्ट डेमोक्रेसी या ईश्वर का राज्य बताया है। यहाँ एक ऐसा यूटोपियन आदर्श विचार था जिसमें समाज नैतिक अधिकारों द्वारा
इतना स्वविनियमित हो जाता है कि राज्य औपचारिक सरकार की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रियों और उनके संबंधित विभागों का सही मिलान करना है। तो एक तरफ जो है मंत्री दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभाग दिए गए हैं। जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें देखते हैं। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल फेमस पर्सनैलिटी रही है, इन्हें तो सब लोग जानते हैं। तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो था इन्हीं को मिला था। तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा। ए का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में से कोई एक होगा। जॉन मथाई जो थे, उनको उद्योग और आपूर्ति संबंधी विभाग दिया गया था। वहीं जगजीवन राम जो थे वो श्रम विभाग से संबंधित थे, और आसफ अली जो है रेल और परिवहन विभाग से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग इस प्रकार थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री, और जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति से संबंधित, जगजीवन राम श्रम से संबंधित थे, और आसफ अली रेल और परिवहन से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालीन प्रधानमंत्री विस्टिन चर्चिल द्वारा पेश किया गया था। ये कथन गलत हो जाएगा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। विस्टिन चर्चिल जो है वो तो 1945 में ही चले गए थे। तो 45 से 51 तक जो रहे थे वहां के प्रधानमंत्री, वो थे लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन कह रहा है, इस विधेयक को 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल दो आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल दो आंसर पढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया था, ना कि विंस्टन चर्चिल द्वारा। 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति भी इसे मिल गई थी। तो राजकीय स्वीकृति कब मिली थी, इसको ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को। और इसके बाद हमारा भारत जो है आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए हरिजन पत्रिका के दो उग्र अंक किसके द्वारा निकाले गए थे। तो ये जो दो अंक थे ये निकाले थे के जी मसरूवाला ने, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद के जी मसरूवाला, इन्होंने हरिजन के दो उग्र अंक निकाले थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था या दिया था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की संतान था। तो ये जो है अंग्रेज अधिकारी था आर कॉपलैंड, इन्होंने जो है ऐसा कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का जो है एक संतान है या संतान था। इंडियन नेशनलिज्म वाज चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज, कुछ ही बोल के चले जाते थे। अगला क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा 1938 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने या जिसकी रिपोर्ट के बाद में विभाजन की मांग को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। तो ये थी पीरपुर की समिति। तो 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर कमेटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच करना, जिसके बाद जिसने बाद में विभाजन की मांग को और बल दिया था। ठीक है। तो आपको पता हो कि जो चुनाव हुए थे 1937 के प्रांतीय चुनाव, उस समय कांग्रेस ने बहुत जगह जो है अपनी सरकार बनाई थी भारत में, कई स्थानों पर। तो चूंकि जो मुस्लिम लीग थी वो तो हिमायती के रूप में कार्य कर रही थी मुस्लिमों के लिए। तो उसको ये लगा कि जो अलग अलग जगह हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ जो है मुसलमानों के साथ कुछ जाती हुई है। तो उन्होंने जो है पीरपुर समिति की स्थापना की थी, ये पता करने के लिए कि जो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ जो भी कहा गया, मतलब उन्होंने जो सुना होगा, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी और वंदे मातरम थोपने जैसे सवाल जो है खड़े हुए थे, तो उसकी उन्होंने जांच करना उचित समझा था। और इसी जांच के बाद जो है, अब जाहिर सी बात है वो तो शुरू से ही सांप्रदायिक रूप से मांग को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है विभाजन की मांग को और भी ज्यादा बल मिल गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी का मानना था कि युद्ध में फंसे ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला करना अनैतिक है, जबकि बोस इस संकट का लाभ उठाकर ब्रिटिश राज को समाप्त करना चाहते थे। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो ये कथन एकदम सही है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस यूएसएसआर की तर्ज पर यंत्रीकरण के माध्यम से औद्योगिक क्रांति चाहते थे, जबकि गांधी जी ग्राम आधारित सर्वोदय योजना के समर्थक थे। ये कथन भी एकदम सही है। अगला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कार्ल मार्क्स से प्रेरित एक ऐसे समाजवादी थे जो पश्चिमी औद्योगिकरण को नापसंद करते थे, जबकि गांधी जी राज्य के भारी औद्योगिकरण के प्रबल समर्थक थे। ये कथन गलत हो जाएगा। गांधी जी भारी औद्योगिकरण के खिलाफ थे, समर्थक नहीं थे। अगर आप उनकी हिंद स्वराज की पुस्तक पढ़ेंगे, मैं पढ़ चुका हूँ, उन्होंने उसमें बहुत बुराइयां की हैं जो है औद्योगिकरण के बारे में। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। गांधी जी कार्ल मार्क्स से प्रेरित एक ऐसे समाजवादी थे जो पश्चिमी औद्योगिकरण को नापसंद करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ से प्रेरित थे और यंत्रीकरण के माध्यम और भारी औद्योगिकरण के प्रबल जो है समर्थक थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ट्रेड यूनियनों और वामपंथी विचारधारा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में स्थापित बंबई में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये कथन एकदम सही है। 1940 में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना त्रिदिप चौधरी द्वारा की गई थी। ये कथन भी एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोनों ही कथन सही है। एटक की स्थापना कब हुई थी, 1920 में मुंबई में, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। वहीं 1940 में आरएसपी की स्थापना हुई थी और इसके जो है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, त्रिदिप चौधरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड दिया गया है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरुआत में मुस्लिम लीग की एक अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो ये कथन एकदम सही है। कैबिनेट मिशन योजना में हमने बोला था 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग को खारिज किया था, मतलब वो एक अखंड भारत का निर्माण में विश्वास करते थे। और दूसरा ये कि इन्होंने एक कमजोर केंद्र निर्माण की स्वीकृति दी थी। इनका मानना था कि रक्षा और संचार से संबंधित जो मामले हैं वो केंद्र को दिए जाएंगे, जबकि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, रेजिडुअल जो पावर है वो प्रांतों को दी जाएंगी। तो इससे जो है कमजोर केंद्र की अवधारणा विकसित हुई थी। इन्होंने जो है ऐसा ही किया था कैबिनेट मिशन योजना से। तो ये कथन तो एकदम सही है। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसे संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा था जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार एक बहुत ही मजबूत केंद्र के पास हो। तो ये गलत हो जाएगा। मजबूत केंद्र के पास नहीं, कमजोर केंद्र के पास हो और प्रांतों के पास कोई स्वायत्तता ना हो, ये गलत है। प्रांतों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता दी गई थी। इवन जो मैं बात कर रहा हूँ रेसिडुअल पावर्स की, वो प्रांतों को ही दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। सी आंसर। आंसर पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने शुरुआत में लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और कैबिनेट मिशन ने एक कमजोर केंद्र सरकार का प्रस्ताव रखा था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता एवं सभी अवशिष्ट शक्तियां देने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन और प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए स्थापित विभाजन परिषद के कार्यकारी स्तर पर नियुक्त 2 सदस्यीय संचालन समिति की सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एच एम पटेल और मोहम्मद अली थे। आंसर पढ़ते हैं। विभाजन के बाद नागरिक प्रशासन और कर्मचारियों के विभाजन की समस्या सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद बनी थी। इसके कार्यकारी स्तर पर 1 2 सदस्यीय संचालन समिति बनी थी, मतलब 2 सदस्यीय संचालन समिति बनी थी जिसमें कौन थे, एच एम पटेल थे और मोहम्मद अली शामिल थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद मूल रूप से वर्ष 1921 में किसके द्वारा गढ़ा गया था, जिसे बाद में भगत सिंह द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। इसको जो है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बोलते जरूर थे, उन्होंने इसको फेमस जरूर बनाया था, लेकिन ये गढ़ा था किसने, तो ये गढ़ा था उर्दू कवि थे एक, उनका नाम था हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। उन्होंने जो है इस नारे को दिया था, उस उन्होंने जो है इसकी बोल सकते हैं कि इन्वेंशन किया था इस नारे का, और इसको जो है बाद में भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1915 में अपनी भारत वापसी की समुद्री यात्रा के दौरान महात्मा गांधी द्वारा रचित किस निबंध में उन्होंने आध्यात्मिक तैयारी, आत्मशुद्धि और सेवा पर गहराई से जोर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सरमन ऑफ द सी। आंसर पढ़ते हैं। 1915 में भारत वापसी की समुद्री यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने सरमन ऑफ द सी
नामक एक विचारोत्तक निबंध लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी भविष्य की रणनीति के रूप में आध्यात्मिक तैयारी, आत्मशुद्धि और सेवा पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन, 1937 से 39 के दौरान प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा पारित औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो कि 1938 में आया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 का मुख्य प्रावधान और उद्देश्य क्या थे? तो आंसर हो जाएगा बी। हड़ताल या तालाबंदी की घोषणा से पहले सरकारी मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया था और वर्ग संघर्ष को समाप्त किया था, वर्ग सहयोग को जो है बढ़ावा दिया था। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। प्रांतीय कांग्रेस सरकारों द्वारा, तो प्रांतों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 1937 के चुनावों के बाद, तो उन्होंने 1938 में एक एक्ट पारित किया था। वो एक्ट का नाम था औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, कब लाया गया था? 1938 में। इसमें जो है उन्होंने क्या किया था कि कोई भी अगर हड़ताल या तालाबंदी होती है तो उसमें जो है सरकारी मध्यस्थता को अनिवार्य कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, ऐसा होने से पहले आपको सरकार के साथ अ, एक जो है मीडिएटर के रूप में भूमिका निभानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? जो औद्योगिक संघर्ष होता था इसकी जगह उसको समाप्त किया गया और इसकी जगह वर्ग सहयोग सहयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्लास कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया गया, जिससे ट्रेड यूनियनों की हड़ताल करने की शक्ति कम हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में और किस वर्ष पहली बार बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। 1943 में हुए मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। यह नारा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा 1942 में दिए गए भारत छोड़ो प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप किया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग अपना एक अलग ही रास्ता पकड़ के चल रही थी, उन्होंने इसलिए ऐसा नारा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के तहत केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराने का प्रावधान किया गया था, जबकि असम के सिलहट जिले को बिना जनमत संग्रह के पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। ये कथन गलत है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि दोनों जगह जो है जनमत संग्रह कराने की बात हुई थी, एनडब्ल्यूएफपी में भी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी, और असम का जो सिलहट जिला है वहां पर भी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश सम्राट की शाही उपाधियों में से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया था। ये कथन एकदम सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। कथन एक गलत है क्योंकि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। इसके तहत एनडब्ल्यूएफपी और असम का सिलहट जो जिला था, दोनों जगहों पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान था। वहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद ब्रिटिश सम्राट की भारत का सम्राट जो उपाधि थी उसको समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि पहला है, इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाना था। ये कथन एकदम सही है। कुल 389 सदस्यीय प्रस्तावित संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं से 292, देशी रियासतों से 93 और आयुक्त के प्रांतों से 4 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था। ये कथन भी एकदम सही है। ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग कि कुल 389 ही सदस्य इसमें जो है प्रस्तावित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। दिए गए दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व ने 292 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4 सदस्य चुने जाने थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन याद रखने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है, 30, 31, 32, है ना। इसको याद रखेंगे तो आपको सारे गोलमेज सम्मेलन याद रहेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन हुए ही कितने थे? 3 हुए थे। तो 1930, 1931, 1932, 30, 31, 32। ठीक है, इसके तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई पुलिस बर्बरता की सार्वजनिक जांच कराने की गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया था। पता नहीं, अभी देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी, जिसके प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ही बने रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें अनुपस्थित थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो ये कथन तो सही है, महात्मा गांधी जो है इस सम्मेलन में भाग लिए थे।
तीसरा तो सही है। आंसर पढ़ते हैं क्या है, कह रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पुलिस बर्बरता हुई थी, इसकी सार्वजनिक जांच के लिए गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया था, ऐसा नहीं किया था। ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो 11 सूत्रीय मांग है गांधी इरविन समझौते की, उससे एक बार आप जो है गो थ्रू हो जाइए। कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी, मतलब उसका एक रफली आइडिया होना चाहिए आपको। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी के इस सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी और इसके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ही बने रहे थे। ये कथन एकदम सही है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो उसकी घोषणा किसने की थी? इन्होंने ही की थी, रैमजे मैकडोनल्ड ने। तो 1931 में ये हुआ था और 1932 में उन्होंने घोषणा की थी। तो इस प्रकार जो है हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते थे। तो ये कथन भी सही हो जाता और ये कथन भी सही हो जाता। आंसर 2 और 3। ठीक है। गांधी इरविन समझौते में ब्रिटेन सरकार ने पुलिस की बर्बरता की सार्वजनिक जांच कराने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था, मना कर दिया था। द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन में राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार थी और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, जबकि नेहरू और आजाद वहां अनुपस्थित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पुस्तक और रचना दी गई, दूसरी तरफ लेखक है, इनको जो है मिलान करना है। तो द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बहुत ही फेमस पुस्तक है, भगवती चंद्र बोरा की। तो इसका हो जाएगा पहला। तो बी का पहला यहाँ हो जाएगा, इससे ही आंसर निकल आता है पहला। ठीक है। एन इंडियन पिलग्रिम, ये किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एन इंडियन पिलग्रिम। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब द द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगवती चौड़ बोरा ने लिखी थी। और ट्रुथ इज गॉड ट्रुथ इज गॉड की बात करें तो ये जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी और बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल ने लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्य पर विचार करना है। कथन कह रहा है कि 1945 से 46 के लाल किला मुकदमों में ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर एक साथ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। ये कथन एकदम सही है। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अपनी निष्पक्षता दिखाना था, लेकिन इस कदम का उल्टा असर हुआ और इसने भारत के सभी धार्मिक समुदायों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एकजुट कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो लाल किला मुकदमे में अंग्रेजों ने अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख अधिकारी को एक साथ इसके इनके ऊपर मुकदमा चलाया। लेकिन इस कदम से धार्मिक विभाजन की बजाय भारत के सभी समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो गए। अगला क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में किस प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसने गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां ए के फजलुल हुक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में जो है 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बंगाल में। लेकिन हुआ ये कि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। जब पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो उससे कहा गया कि आप भाई किसी के साथ गठबंधन कर लीजिए और जो है सरकार बनाइए अपनी। तो कांग्रेस ने जो है सिरे से खारिज कर दिया, उसने कहा हम गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे। तो वहां पर जो और बड़ी पार्टियां थी, जैसे फजलुल हक के नेतृत्व में जो कृषक प्रजा पार्टी थी, उसने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया और इससे जो है उनकी सीटों की संख्या अत्यधिक हो गई। तो इस हिसाब से उन्होंने वहां अपनी सरकार बना ली। तो आंसर क्या है वो पढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसने गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वहां ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अच्युत पटवर्धन जैसे भूमिगत कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण रसद, मतलब जो लॉजिस्टिक्स का सामान होता है वो, तो सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख महिला कौन थी, जो बाद में भारत की एक प्रमुख शिपिंग उद्योग बनी, शिपिंग टाइकून बनी? तो वो थी सुमिति मोरारजी। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन जैसे भूमिगत कार्यकर्ताओं को रसद व अन्य महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। वे बाद में भारत की अग्रणी शिपिंग उद्योगपति बनी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के वापस ले जाने के बाद कांग्रेस के भीतर रणनीतियों को लेकर विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से नेता नो चेंजर्स गुट से संबंधित थे, जिन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध किया और इसके बजाय रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया?
देखिए हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में लाया गया था, इसके जब इसको वापस ले लिया था तो कांग्रेस के जो भीतर कार्य करने की जो पद्धति थी उसमें थोड़ा सा विभाजन हो गया। कुछ लोग जो है महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए, कुछ उनके साथ हो गए, ठीक है। तो इसके बाद एक एक घटना और घटी थी, जो 1919 का अधिनियम आया था, उसमें जो है प्रांतीय चुनाव की बात कही गई थी। तो कांग्रेस में कुछ दल ऐसे थे जो ये चाहते थे कि विधानसभा में प्रवेश किया जाए और उसके माध्यम से जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत है, उस पर जो है कार्य करने का दबाव बनाया जाए। ऐसा चाह रहे थे। वो थे दो लोग, एक तो थे सी आर दास, ठीक है, और एक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक, ये दो लोग यही चाह रहे थे कि चुनाव में भाग लिया जाए और उसके पश्चात जो है अंग्रेजों पर दबाव डालकर उनसे काम कराया जाए। तो ये दो लोग चाह रहे थे ऐसा। तो ये लोग क्या कहलाए, ये लोग कहलाए प्रो चेंजर। प्रो चेंजर, ठीक है, हिंदी में बोलें तो ये कहलाए परिवर्तनवादी, ठीक है, परिवर्तनवादी। और जो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे, मतलब इस चीज का विरोध कर रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और ऐसे ही हम जो है चुनाव इस चीज का बहिष्कार करेंगे, तो वो लोग कहलाए अपरिवर्तनवादी, ठीक है, अपरिवर्तनवादी। इसमें मुख्य रूप से कौन शामिल थे, तो इसमें मुख्य रूप से जो है पटेल साहब शामिल थे, सरदार पटेल। और भी ऐसे नेता थे वो जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो ये लोग कहलाए अपरिवर्तनवादी, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं नो चेंजर्स। तो यही है पूरी इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नो चेंजर्स गुट से संबंधित कौन थे जिन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध किया था, और इसके बजाय उन्होंने जो है रचनात्मक कार्यों पर बल दिया था। तो वो थे सी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, ये दो लोग थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस में प्रो चेंजर्स, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स गुट बने, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे नो चेंजर्स, मतलब अपरिवर्तनवादी थे। ये जो है विधान परिषदों का बहिष्कार करने पर तुले हुए थे, ठीक है, तो जिन्होंने विधान परिषदों के बहिष्कार को जारी रखने और खादी आदि रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में किस नेता ने भारत के लिए तीव्र औद्योगिकरण की वकालत की और स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी, और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, और अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया था इन्होंने। ये सब 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद हुआ था, ठीक है। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने तीव्र औद्योगिकरण की वकालत की थी और भावी स्वतंत्र भारत के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की थी इन्होंने, और इसके जो है अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, इसका विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और नए प्रांतों के निर्माण के संदर्भ में क्या विशिष्ट मांग की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी, उसमें एक प्रमुख मांग थी कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व, कितने तिहाई, एक तिहाई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सिंध से अलग करना, ये इनकी जो है एक प्रमुख मांग थी 14 सूत्रीय मांगों में से, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हुए जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांगें रखी। स्पष्ट मांग थी कि केंद्रीय विधायिका और कैबिनेट में मुसलमानों का कम से कम एक तिहाई, वन थर्ड प्रतिनिधित्व हो, और सिंध को जो है बॉम्बे से अलग किया जाए और एक नया प्रांत बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन और उससे जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामागाटा मारू जो कि 1914 का एक प्रकरण है, एक जहाज था जिसमें 376 अप्रवासी सिंगापुर से वैंकूवर की यात्रा कर रहे थे, लेकिन नस्लवादी कानूनों के कारण उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। ये कथन एकदम सही है, और इसको जो है वापस भेज दिया था कहाँ, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता इसको वापस भेज दिया था। और जब ये जहाज वापस आया था तो पुलिस से कुछ हिंसक झड़पें भी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। इस घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से प्रेरित होकर गदर पार्टी के सदस्यों ने 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों के बीच एक अखिल भारतीय विद्रोह भड़काने की रणनीति भी बनाई थी। ये कथन भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। आंसर पढ़ते हैं।
दोनों कथन बिल्कुल सही है। 1914 में कोमागाटामारू जहाज की घटना हुई, जिसमें वैंकूवर में पंजाबियों को प्रवेश नहीं मिला, और इसी घटना और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से गदर पार्टी को लगा कि 1915 में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के बीच अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का यह सही समय है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नवंबर 1929 के दिल्ली घोषणा पत्र में राष्ट्रीय नेताओं ने वायसराय इरविन के समक्ष यह शर्त रखी कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह तय करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा के रूप में कार्य करना होना चाहिए। कुल मिला के ये कथन एकदम सही है। जो कांग्रेस थी वो ऐसा चाह रही थी कि डोमिनियन स्टेटस तक ना रोका जाए, बल्कि संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा के रूप में कार्य करना होना चाहिए। किसका उद्देश्य? दिल्ली घोषणा पत्र का। ठीक है। उसके बाद वायसराय इरविन द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र की इस मांग को खारिज किए जाने के बाद से ही कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। ये कथन भी एकदम सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक और ना ही दो। आंसर पढ़ते हैं। दोनों कथन सही हैं। दिल्ली घोषणा पत्र नवंबर 1929 में स्पष्ट कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन को संविधान सभा की तरह काम करना चाहिए। वायसराय इरविन द्वारा इसे ठुकराने के बाद से ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वैचारिक दृष्टिकोण और राजनीतिक योगदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम में उन्होंने 1935 के अधिनियम के तहत एक कमजोर केंद्र की वकालत की थी। अगला कथन, उन्होंने 1920 में अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र मूक नायक शुरू किया, जो अछूतों के अधिकारों की वकालत करने वाला पहला प्रमुख मंच था। अगला कथन, दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने 1936 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक दल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। अब आंसर पढ़ते हैं इसका। तीनों कथन गलत है। क्या गलत है? देखिए, अंबेडकर ने फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में एक मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कमजोर केंद्र की वकालत उन्होंने नहीं की थी, एक मजबूत केंद्र की वकालत की थी। आगे, मूक नायक 1920 एक मराठी साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अंग्रेजी का नहीं था ये कैसा था? मराठी था। मूक नायक 1920 में निकालते थे। उसके बाद 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जबकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की गई थी। तो ये तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासतौर पे ये मूक नायक वाला एक मराठी साप्ताहिक था। ठीक है, अंग्रेजी नहीं था ये। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया था। ये कथन एकदम सही है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। रीजन कह रहा है कि 5 फरवरी 2022 को 1922 को हुई चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय जनता अभी एक अनुशासित और अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये कथन भी सही है, और यही जो है कार्ड भी रहा था। तो ए और आर दोनों सही हैं, और एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गांधी जी को लगा कि जनता अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशनों और उनके प्रमुख परिणामों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ अधिवेशन है, दूसरी तरफ जो है परिणाम और उसकी विशेषता दी गई है। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए का मिलान हो जाएगा दूसरा, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा यहाँ है, और कहाँ? यहाँ है। ठीक है, ये दो खत्म। अब बात करते हैं बी की। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। तो मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का संकल्प पारित किया गया था, संकल्प लिया गया था। तो बी का हो जाएगा पहला। तो ए का दूसरा और बी का पहला यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर पढ़ते हैं। 1924 बेलगाम अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें या जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। 1927 मद्रास में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
वहीं 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1940 का जो है रामगढ़ अधिवेशन, इसमें जो है युद्ध संकट, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और संविधान सभा की मांग पर फोकस किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद जो है इसके अध्यक्ष थे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1939 में जब भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में सभी कांग्रेसीय प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना किसी सहमति के शामिल करने के विरोध में जब अक्टूबर नवंबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, तो मुस्लिम लीग जिन्ना ने ऐसे कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति मानकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। देख रहे हैं, इनका अलग ही चल रहा था भाई। ठीक है, एक तो बिना सहमति के जो है युद्ध में शामिल कर लिया था ब्रिटेन ने भारत को। ठीक, तो हम लोगों ने विरोध, मतलब दिखाने के लिए, विरोध जताने के लिए जो है मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दिया। तो मुस्लिम लीग को क्या लगा? मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमें इनसे छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो उन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में से मनाया। गजब ही हाल थे। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से प्रसारित अपने एक संदेश में किसने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका आशीर्वाद मांगा? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से एक ऐतिहासिक प्रसारण किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इस अंतिम युद्ध के लिए उन्होंने जो है उनका आशीर्वाद मांगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश था, के पोचमपल्ली में शुरू किए गए ऐतिहासिक भूदान आंदोलन के तहत अपनी भूमि दान करने वाले सबसे पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी वो व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन में भूमि को दान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर क्या होगा? रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, और ये 18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। ठीक, कहाँ से शुरू किया गया था? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। ठीक है, ये भी शुरू है किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे भारत की लगभग 14% आबादी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1935 का अधिनियम है, इसमें कई सारे अधिकार मिले थे, तो हम कह सकते हैं कि पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में भारत सचिव को सलाह देने वाली इंडिया काउंसिल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ये कथन भी एकदम सही है, आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। दिए गए दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार को बढ़ाकर आबादी के लगभग 14% तक कर दिया गया था, और साथ ही इसके माध्यम से पुरानी सलाहकार जो इंडियन काउंसिल थी, इसको भी समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस आंदोलन में औद्योगिक मजदूर वर्ग ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, क्योंकि कांग्रेस ने पूंजीपतियों के बजाय मजदूर यूनियनों का पूर्ण समर्थन किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि बड़े जमींदारों ने आमतौर पर इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने कर न अदायगी, नो रेंट अभियानों से बचने की कोशिश की थी। और तीसरा कथन कह रहा है कि दलित वर्गों की भागीदारी भी इसमें बहुत सीमित रही, क्योंकि उनके नेता उस समय अलग अलग निर्वाचक मंडल की मांग पर जोर दे रहे थे। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि जो औद्योगिक मजदूर वर्ग था इसने बड़े पैमाने पर हिस्सा नहीं लिया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक मजदूर वर्ग की भागीदारी बहुत ही सीमित थी। इसका कारण यह था कि कांग्रेस ने मजदूरों के बजाय पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों के साथ गठबंधन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दौरान संपूर्ण देश में ली गई स्वतंत्रता की शपथ का मुख्य सार क्या था?
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह घोषणा कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहना और उसे सहन करना मनुष्य और ईश्वर के खिलाफ अपराध है। आंसर पढ़ते हैं। दिसंबर 1939 के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान ली गई स्वतंत्रता की शपथ में यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहना और भारत की बर्बादी को स्वीकार करना मनुष्य और ईश्वर के खिलाफ अपराध है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित प्रमुख महिला संगठनों और समितियों और उनके संस्थापकों का सही मिलान करना। एक तरफ संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक या प्रमुख जो लोग थे वो जो है चयन करने के लिए दिया गया है। तो भारत स्त्री महामंडल 1910 में इसकी स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने। तो ये जो है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो ए का तो तीसरा हो जाएगा। अगर ए का तीसरा हो जाएगा तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे। और दूसरा विमेंस इंडियन एसोसिएशन। तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी इसने एनी बेसेंट ने और मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने। तो ए का क्या हो जाएगा चौथा, सॉरी बी का हो जाएगा चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत स्त्री महामंडल इसकी स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में 1910 में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी और सह संस्थापक थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में इसकी स्थापना की थी मार्गरेट कजिंस ने। और महिला आत्मरक्षा समिति जो कि 1942 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना की थी रानी मित्रा दासगुप्ता ने। और इनके साथी थे मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने यह पार्टी इस उद्देश्य से बनाई थी कि विधान परिषदों में प्रवेश कर उन्हें भीतर से नष्ट किया जाए और ब्रिटिश कामकाज में बाधा डाली जाए। दूसरा कथन कह रहा है कि 1925 में स्वराज पार्टी को एक बड़ी सफलता तब मिली जब उसने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष चुनवाने में कामयाबी हासिल की थी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। स्वराज पार्टी 1923 में गठित हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य विधान परिषदों के भीतर सरकार के कामकाज को बाधित करना था। 1925 में स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय स्पीकर चुनवाना था। ये कथन भी सही है। अगला क्वेश्चन कथन और कार्ड दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामूहिक सविनय अवज्ञा के बजाय सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। एकदम कथन सही है। गांधी जी ये दिखाना चाहते थे कि युद्ध के प्रति भारतीयों का संयम उनका समर्पण नहीं है और वे ब्रिटिश सरकार को शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान करना चाहते थे। ये कार्ड भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। विफल होने के बाद कांग्रेस ने सीधे जन आंदोलन के बजाय गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका उद्देश्य शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराना था। यह दर्शाना था कि संयम का मतलब समर्पण नहीं है और ब्रिटिश सरकार के सुलह के लिए अंतिम अवसर प्रदान करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सादगी और मितव्ययिता का एक नया मानक स्थापित करने के लिए मंत्रियों का प्रति माह वेतन 2000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया था। तो 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया था ये। ठीक है। इसका आंसर सीधा हो जाएगा सी। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। आंसर पढ़ते हैं। 1937 के चुनावों के बाद बनी कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने प्रशासन में सादगी और मितव्ययिता का संदेश देने के लिए स्वयं अपने मंत्रियों का वेतन 2000 रुपए प्रति माह से घटाकर मात्र 500 रुपए प्रति माह कर दिया था। अगला क्वेश्चन। मार्च 1940 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन किन दो संगठनों का एक संयुक्त प्रयास था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा। ठीक है। मार्च 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया था। यह सम्मेलन फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का एक संयुक्त प्रयास था जिसका उद्देश्य युद्ध के प्रयासों के खिलाफ बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू करना था। अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए बर्मा जेल मांडले क्यों भेजा गया था। जिसका आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल क्रांतिकारियों का अपने अखबार केसरी में बचाव करने के कारण। तो आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है दो अखबार निकालते थे। एक निकालते थे केसरी नाम का और दूसरा निकालते थे मराठा नाम का। ठीक है। तो मराठा जो है वो अंग्रेजी में निकलता था और केसरी जो है किस भाषा में निकलता था, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर पढ़ते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए मांडली जेल भेजा गया था।
इसका मुख्य कारण यह था कि उनके अखबार केसरी में लिखे गए लेख, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर बम हमले जो कि 1908 में हुआ था, इसमें शामिल क्रांतिकारियों का बचाव किया था और ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध और छुआछूत के खिलाफ अपने सामाजिक सुधारों के विचारों को प्रसारित करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1933 में किस साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी? तो उस पत्रिका का नाम था हरिजन पत्रिका, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये। और मैं बता चुका हूं आपको कि 1932 में ही इसी सांप्रदायिक घोषणा के बाद गांधी जी ने जो है यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था, और 1932 में ही क्या हुआ था? 1932 में ही गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो है पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट ना, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी अंबेडकर जी की, उसको जो है खारिज कर दिया था, मतलब उन्होंने वापस ले लिया था, मना कर दिया था। और इसी के पश्चात केंद्रीय विधानसभाओं में जो है सीटें आरक्षित की गई थी, किसके लिए? हरिजनों के लिए, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट के जवाब में, कम्युनल अवार्ड के जवाब में छुआछूत के खिलाफ अपने विचारों का प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने की घटना को लेकर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में प्रमुख अंतर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी ने इसे राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ा और विदेशी कपड़ों की बर्बादी को सबसे अच्छा इलाज बताया, जबकि टैगोर ने इसे अविवेकपूर्ण और निष्ठुर बर्बादी कहा। ठीक है, तो दोनों देखिए एक ही देश से थे, जबकि कितना दोनों के विचारों में भिन्नता है। आंसर पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों को जलाने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ा और कहा कि विदेशी कपड़ों को बर्बादी ही सबसे अच्छा इलाज है। दूसरी ओर रविन्द्रनाथ टैगोर रचनात्मक कार्यों के समर्थक थे और उन्होंने इस कृत्य की निंदा करते हुए अविवेकपूर्ण और निष्ठुर बर्बादी करार दिया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन के पश्चात उत्पन्न प्रशासनिक समस्याओं के बीच 29 नवंबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और किस रियासत के मुख्यमंत्री के बीच यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हैदराबाद के मुख्यमंत्री मीर लायक अली के साथ जो है यथास्थिति समझौता या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था। 29 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और हैदराबाद रियासत के मुख्यमंत्री मीर लायक अली के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्रालय था, ये कथन एकदम सही है, जिसका उपयोग उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के प्रस्तावों को रोकने के लिए किया, जिससे विभाजन के तर्क को बल मिला। ये कथन भी बहुत सही, एकदम सही है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो सदन में ये लोग बहुत हंगामा मचाते थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वीटो लगा देते थे बात बात पे, और किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बनती थी, तो ये सब होता रहता था। जीवी मावलंकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवी मावलंकर ने ब्रिटिश काल के केंद्रीय विधानसभा 1946 से 1947 तक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये भी कथन एकदम सही है, आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कांग्रेस के प्रस्तावों को वीटो करने और बाधा डालने के लिए किया था। जीवी मावलंकर ने 1946 से 1947 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 1920 में, लेकिन 1921 में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए इस्तीफा दे दिया और 1923 में वे कलकत्ता के मेयर बने। ये कथन एकदम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़ा प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हितवाद था। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन है और इसको ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो। आंसर पढ़ते हैं, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा पास की थी, इंडियन सिविल सर्विस, और 1921 में इस्तीफा दे दिया था उसके अगले साल ही। 1923 में कलकत्ता के मेयर बने। सो समझ सकते हैं आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और आज के नेता पटवारी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे।
गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से 1911 में हितवाद अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। ठीक है, किसने की थी? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रदर्शनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने हजारीबाग में कांग्रेस के साथ संस्कृतिकरण के आधार पर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। स्वामी गोविंदानंद ने कराची और सिंध क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। असम में तरुणराम फूकन और एनसी बोरदोलई जैसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन का आधिकारिक समर्थन किया और वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये कथन गलत हो जाएगा, इन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, जबकि यहाँ लिखा है नेतृत्व किया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। आंसर पढ़ते हैं। हजारीबाग में बोंगा और सोमरा मांझी ने तथा कराची व सिंध में स्वामी गोविंदानंद ने सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया था। असम में तरुणराम फूकन और एनसी बोरदोलोई आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने आधिकारिक रूप से वन सत्याग्रह नेतृत्व करने का इनकार कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड दिए गए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के समापन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने चेतावनी दी थी कि यदि भारतीय नेता आपसी सहमति तक नहीं पहुंचे तो ब्रिटिश सरकार एक तरफा कम्युनल अवार्ड लागू करेगी। ये कथन एकदम सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेता अल्पसंख्यक अधिकारों और पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर आपसी सांप्रदायिक समझौते तक पहुंचने में पूरी तरह से विफल रहे थे, और यही कारण था कि इन्होंने जो है एक तरफा कम्युनल अवार्ड 1932 में लागू कर दिया था। ठीक है, तो कथन और कार्ड दोनों सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 मुख्य रूप से अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के मुद्दे पर गतिरोध के कारण विफल रहा। इसी विफलता के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने चेतावनी दी थी कि वे एक तरफा सांप्रदायिक पंचायत लागू करेंगे, जिसे अगस्त 1932 में लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रचित महत्वपूर्ण पुस्तकों और प्रकाशन, एक तरफ जो है लेखक है और एक तरफ पुस्तक या प्रकाशन है। तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया लिखी है लाला लाजपत राय ने, तो ये का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ पर भी है। और जो लिखा है हु वर द शूद्रास, तो ये तो हर कोई बता देगा, ये लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो बी का पहला हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, तो यही इसका आंसर है ए। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। और हु वर द शूद्रास 1946 में लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन 1931 में एम के गांधी ने लिखा है नई तालीम की शुरुआत के संदर्भ में। वही नेशंस वॉइस 1932 में सी राजगोपालाचारी और जे सी कुमारप्पा गांधी जी के इंग्लैंड के भाषणों का संकलन है, इसमें इन्होंने लिखा था। ठीक है, नेशंस वॉइस, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा 1936 से 44 था, जिसके समय में अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत में सबसे लंबे समय तक 1936 से 44 तक वायसराय की सेवा दी थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 42 का क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो गया 284। फैक्ट है ये। 24 जनवरी 1950 को संविधान भवन में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, 1933 में नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर नामक पर्चा किसने लिखा था, जिसमें पहली बार एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली ने। तो इसमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो जिसमें उनका नाम हो, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में पर्चे लिखे थे। 1933 के पर्चे नाउ और नेवर में ही पहली बार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर सितंबर 1939 में वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू का मुख्य रुख क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और जोर दिया कि भारत युद्ध में तभी शामिल हो सकता है जब उसे एक स्वतंत्र और समान भागीदार, फ्री एंड इक्वल पार्टनर माना जाए। आंसर पढ़ते हैं। सितंबर 1939 की वर्धा बैठक में जवाहरलाल नेहरू का यह रुख था कि वे फांसीवाद के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस युद्ध में तभी भाग ले सकता है जब उसे एक स्वतंत्र और समान भागीदार माना जाए। अगला क्वेश्चन,
1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला पेश किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फार्मूले को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि जन्म संग्रह केवल मुसलमान ही वोट दें, जन्म संग्रह में जो है केवल मुसलमान वोट देंगे, और वे ब्रिटिश वापसी से पहले ही एक संप्रभु राज्य चाहते थे। सीआर फॉर्मूला 1944 को जिन्ना ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी जिद थी कि जन्म संग्रह केवल मुस्लिम ही मतदान करें, और वे चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने से पहले ही एक सॉवरेन स्टेट के रूप में पाकिस्तान की गारंटी दी जाए। अगला क्वेश्चन, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के नाविकों द्वारा नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन और BC दत्त की गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी। कथन सही है। क्वेश्चन हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं। इस विद्रोह के हिंसक होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के राष्ट्रीय नेताओं ने खुले तौर पर नाविकों के सशस्त्र संघर्ष का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने जो है इसको मना किया था और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कितने कथन सही है? तो एक कथन सही है केवल। RIN विद्रोह 18 फरवरी 1940 को शुरू हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस विद्रोह का समर्थन करने के बजाय नाविकों से आत्मसमर्पण सरेंडर करने का आग्रह किया था। 97 क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया और केंद्र को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। अगला कथन, इसने प्रांतों और संघीय केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अधिनियम की व्याख्या करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। तो ये कथन एकदम सही है, लेकिन ये गलत है। इसने जो है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू नहीं किया था। प्रांतीय स्तर पर जो है प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, और जो द्वैध शासन था वो केंद्र के स्तर पर लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। कथन एक गलत है। आंसर पढ़ते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। विवादों के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा रखे गए प्रमुख प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध के बाद एक नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें केवल भारतीय शामिल होंगे, जिन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाएगा और रियासतों द्वारा नामित किया जाएगा। ये कथन एकदम सही है। क्रिप्स मिशन ने भारत के लिए युद्ध के तुरंत बाद पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्पष्ट वादा किया था। ये गलत है। इन्होंने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई ऐसा वादा नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि हम डोमिनियन स्टेटस देने का प्रावधान करेंगे। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने बोला था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, और यही एक कारण था कि महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। जो भी प्रांत नए संविधान में शामिल होना नहीं चाहता उसे संघ से बाहर रहने और अपना अलग अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये कथन भी एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक और तीन जो है सही है। केवल एक और तीन जो है सही है, सी आंसर। क्रिप्स मिशन ने क्रिप्स मिशन ने एक केवल भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था और प्रांतों को अलग संघ बनाने का विकल्प दिया। तो ये कथन तो सही है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर 99, असर्शन और रीजन दिया गया है। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड एनविल के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें भू राजस्व में 50% की कटौती और नमक कर को समाप्त करना शामिल था। ये कथन एकदम सही है। जब ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया तो गांधी जी ने ब्रिटिश शोषण के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक का उपयोग करते हुए दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये कथन भी एकदम सही है। आर की सही व्याख्या करता है। गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग, जिसमें नमक कर समाप्ति भी शामिल था, रखी गई थी। इन मांगों के अस्वीकार होने के बाद ही गांधी जी ने नमक को ब्रिटिश शोषण का सबसे अमानवीय प्रतीक मानते हुए दांडी मार्च कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था और ये कब शुरू हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, 5 मार्च 1931, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है इसमें यात्रा की गई थी। ठीक है, और कितने अनुयायी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, मतलब एक तरफ पुस्तक और पत्रिका दी गई और दूसरी तरफ लेखक या संपादक का मिलान करना है। तो इसका सीधा आंसर देखते हैं। देखिए, वाई सोशलिज्म लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, इंपॉर्टेंट है। गांधी वर्सेस लेनिन ये लिखा है S A डांगे ने। नवयुग लिखा है मुजफ्फर अहमद ने। लेबर किसान
गजट लिखा है एम सिंगारवेलू ने, ठीक है। तो ये इसके प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और इस प्रकार हमारी जो हिस्ट्री के जितने टेस्ट थे, 3 टेस्ट थे ना, तीनों समाप्त होते हैं। मतलब हम लोगों ने आज तक मिलाकर हिस्ट्री के 300 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। अगला जो हमारा टेस्ट रहेगा, अब उसको हम फॉलो करेंगे, वो रहेगा पॉलिटी का पहला टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार हम पॉलिटी के 3 टेस्ट करेंगे, 300 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, फिर उसके बाद भूगोल के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।